नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। हम लोग क्लास कर रहे थे साइंस एंड टेक की, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। साइंस एंड टेक में हम लोग आज डिस्कस करेंगे विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास। इसके अलावा साइंस एंड टेक का दैनिक जीवन में अनुप्रयोग क्या है और साइंस एंड टेक में भारत की उपलब्धियाँ क्या हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं। इनसे संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ की चर्चा करेंगे और आज आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि इन्हीं टॉपिक्स से रिलेटेड आपको थ्योरी बैच में पीडीएफ दी गई है। पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे और ये सारे के सारे चैप्टर्स आप रिवीजन करेंगे, ठीक? इसके अलावा एमसीक्यूज़ की सीरीज़ लगाएँगे, यही पीडीएफ मैं आपको डाल दूँगा एप्लीकेशन में और वहाँ से इसको आप डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स दूँगा, उन फैक्ट्स को भी आप लगातार रिवाइज़ करोगे। बस इतना काम करिए। शुरू करें क्वेश्चन नंबर 1 से। अच्छा इससे पहले मैं इसको शुरू करूँ 2-3 जानकारियाँ आपको दे दूँ। अगर आप लोअर पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो इसका बैच आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। बैच आपको अगर बैच से एनरोल करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। इसी एप्लीकेशन में आपको ये बैचेस मिल जाएँगे। जैसे कंप्लीट थ्योरी बैच, इसके अलावा आपको टॉपिक वाइज़ एमसीक्यू सीरीज़ और इसके अलावा मॉक टेस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएँगे। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ध्यान से पढ़ो इसको। कह रहा है कि जगदीश चंद्र बोस के बारे में सही विकल्प की पहचान करो। इन्हें भारत का प्रथम आधुनिक वैज्ञानिक कहा जाता था। क्या ये सही है? ये भारत के पहले आधुनिक वैज्ञानिक कहलाते थे। हाँ, बिल्कुल सही है। इन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। जगदीश चंद्र बोस के बारे में ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। इन्हें नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया है, तो ये दूसरा गलत हो गया। तीसरे में आ जाओ, जीवित और निर्जीव में प्रतिक्रिया इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। क्या ये सही है? ये सही है। 1 और 3 सही हो जाएँगे यानी सी ऑप्शन। अब बात चूँकि नोबेल की आ रही है, तो स्टैटिक जीके में 2-3 बातें याद रखो। नोबेल पुरस्कार, गौर करना, नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार में सबसे पहली बात तो ये है कि आप एक वर्ष याद रखोगे। ये वर्ष कौन-सा है? 1901 1901 कहते हैं पहली बार नोबेल पुरस्कार दिया गया था। पहली बार क्या दिया गया? नोबेल। और ये जो नोबेल दिया गया है, ये कितने क्षेत्रों में मिलता है? मुझे क्षेत्र बता सकते हो क्या? हाँ, ये मिलता है 6 क्षेत्रों में। और एक हो गया आपका फिजिक्स यानी भौतिकी, दूसरा क्षेत्र कौन-सा है? रसायन, तीसरा क्षेत्र कौन-सा है? ये है चिकित्सा, चिकित्सा के क्षेत्र में मिलता है और इसके अलावा साहित्य, साहित्य के अलावा शांति, शांति के अलावा छठा है अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र। इन क्षेत्रों में दिया जाता है। अच्छा ये जो अर्थशास्त्र है, इसमें एक सवाल पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र का नोबेल 1968 से दिया जा रहा है, ठीक है? 1968-69 से दिया जा रहा है। तो ये बातें हैं कुछ नोबेल पुरस्कार से संबंधित, याद रखो। अच्छा ये जो शांति का नोबेल पुरस्कार है, इसे कौन देता है? ये कहाँ पर मिलता है? तो ये ओस्लो में मिलता है। ओस्लो, नॉर्वे। ठीक, शांति का नोबेल पुरस्कार ओस्लो में मिलता है। अब वापस आ जाओ क्वेश्चन नंबर पहले का पहला सही है, तीसरा सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर दूसरे में। इसको ध्यान से पढ़ो। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन वैज्ञानिक हैं जिन्होंने भारत रत्न एवं नोबेल पुरस्कार दोनों प्राप्त किए हैं? मुझे बताओ भारत के उस वैज्ञानिक का नाम जिसने न सिर्फ भारत रत्न प्राप्त किया है, बल्कि नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त किया है। तो चंद्रशेखर वेंकट रमन, क्या ये हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर ये वैज्ञानिक की श्रेणी में नहीं आएंगे, हालांकि इनको दोनों मिले हैं। CNR राव इनको नोबेल नहीं मिला है। मेघनाथ साहा ये भी गलत हो गए। तो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ए ऑप्शन सही होगा, चंद्रशेखर वेंकट रमन। चंद्रशेखर वेंकट रमन से 3-4 बातें आपको याद रखनी ही होगी, ठीक है? लिख लो, चंद्रशेखर चंद्रशेखर वेंकट रमन। ये जो साहब हैं जिनको कहते हैं चंद्रशेखर वेंकट रमन, इन्हें नोबेल पुरस्कार 1930 ये वर्ष याद रखना, इन्हें नोबेल मिला। नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया। इसके अलावा 1954 एक वर्ष है, 1954 में क्या हुआ इनके साथ? इनके साथ हुआ ये कि इन्हें भारत रत्न इन्हें मिला भारत रत्न भारत रत्न पुरस्कार इनको दिया गया। अच्छा यही वो रमन साहब हैं जिनके लिए 28 फरवरी समर्पित है। अब आप कहोगे 28 फरवरी को ऐसा क्या होता है? 28 फरवरी ये महत्वपूर्ण दिवस है क्योंकि इसी दिवस को 28 फरवरी को ही हम मनाते हैं विज्ञान दिवस। और अगर हम विज्ञान दिवस मना रहे हैं तो एक सवाल तो जब बनता है, वाजिब है कि ये विज्ञान दिवस हम किसकी याद में मना रहे हैं? हम मना रहे हैं रमन प्रभाव की याद में। रमन प्रभाव की याद में। और ये रमन प्रभाव इन्हीं वेंकट रमन साहब का ही है। ठीक है? तो ये बातें हैं, याद रखो। अब वापस आ जाओ क्वेश्चन नंबर
सेकंड, ए ऑप्शन सही होगा। तीसरे को ध्यान से पढ़ो, क्या कह रहा है? कह रहा है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के संबंध में ये स्टेटमेंट्स दी हैं, इनमें सही कौन-सी है वो पहचान लो। यह दिवस रमन प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। इस संबंध में पहले उत्सव का आयोजन यानी कि जो साइंस डे है, वो उसका पहली बार आयोजन 1987 में हुआ था 28 फरवरी को। ये भी सही है। बात समझ पा रहे हो हमारी? 1987 में। और अगर आपसे पूछे कि घोषणा कब हुई थी मनाने की? घोषणा कब हुई थी? तो 1986 में। 1987 मनाया गया था, 1986 में इसकी घोषणा हुई थी। यानी 1986 में कहा गया था कि हम 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाएँगे। अब आ जाओ तीसरे में। तीसरा कह रहा है कि भौतिक विज्ञानी है सीवी रमन। तो सीवी रमन कोलकाता में इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की प्रयोगशाला में काम करते थे। क्या ऐसा है? हाँ, ऐसा है। तीसरा यानी 1, 2, 3 सारे के सारे सही हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है? यहाँ तक बात समझ पा रहे हो? और ये जो प्रयोगशाला है आपसे पूछ सकता है कि इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस ये प्रयोगशाला कहाँ पे है? तो याद रखना लोकेशन कोलकाता। ठीक है? तो डी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। और आगे बढ़ें? फोर्थ में आ जाओ। चौथे में कह रहा है कि एम विश्वेश्वरैया को भारत रत्न ये कब प्राप्त हुआ था? और अभियंता दिवस इन्हीं की याद में मनाया जाता है, तो ये मुझे बता दो कब मनाया जाता है? ये अभियंता दिवस मनाते हैं हम 15 सितंबर को और 1955 में इन साहब को मिला था भारत रत्न, तो यहाँ आ जाएगा 1955 और यहाँ आ जाएगा 15 सितंबर। ठीक है? ए ऑप्शन सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ तक बात समझ पा रहे हो? अच्छा, एक बात और समझो, यहाँ पर आओ ज़रा, बात कर लें एम विश्वेश्वरैया। एम विश्वेश्वरैया के पास चलो ज़रा और समझ लो 1955 1955 में भारत रत्न मिला और 15 सितंबर क्या मनाते हैं? 15 सितंबर को मनाते हैं इंजीनियर्स इंजीनियर्स दिवस। याद रखो, भूलना नहीं बिल्कुल भी। ठीक है? अच्छा, एक और है 11 नवंबर। ये 11 नवंबर को क्या होता है? 11 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। और आपसे अगर पूछे कि मुझे बताओ ये जो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है, किसकी याद में मनाते हैं? ये मनाते हैं हम कलाम साहब की याद में। कलाम साहब मतलब एपीजे अब्दुल कलाम साहब। ठीक है? तो वापस आ जाओ। फोर्थ का हो जाएगा ए ऑप्शन। अब आ जाओ फिफ्थ में। पांचवा क्या कह रहा है? ध्यान से पढ़ना। विश्वेश्वरैया औद्योगिक एवं प्रौद्योगिकी संग्रहालय किस शहर में है, जिसका उद्घाटन पंडित नेहरू जी ने 1962 में कब्बन पार्क में किया था? कब्बन पार्क कहाँ है? अगर यही आपको पता है तो फिर आंसर हो जाएगा किस शहर में है, आपको उत्तर मिल जाएगा। हैदराबाद में तो है नहीं, तो फिर कहाँ मिलेगा आपको? ये मिलेगा बेंगलुरु में। याद रखो, विश्वेश्वरैया औद्योगिक एवं प्रौद्योगिकी संग्रहालय कहाँ है? बेंगलुरु में। और इसका उद्घाटन किसने किया था? नेहरू साहब ने। कब किया था? 1962 में। ठीक है? कब्बन पार्क कहाँ पर है? यहीं पर है। आगे बढ़ें। पांचवें के बाद हम आपको लिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। 6 को ध्यान से पढ़ो। 6 में कह रहा है कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के बारे में सही विकल्प की हमें पहचान करा दो। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की बात कर रहा है। बात समझ पा रहे हो? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की बात हो रही है। परिषद किसकी? वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान की। तो इसकी स्थापना 1942 में हुई थी और इसके अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। बिल्कुल सही है। सीएसआईआर के पहले महानिदेशक शांति स्वरूप भटनागर साहब थे। ये भी सही है। सीएसआईआर का हेडक्वार्टर बंगलौर में है क्या? ये गलत हो जाएगा। बंगलौर में नहीं है। तीसरा गलत है, तो ई केवल सही होगा, एक और दो। ठीक है? यहाँ तक क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ें। लेकिन इससे पहले दो तीन बातें समझ लो यहाँ पे। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, वैज्ञानिक और औद्योगिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद। हम बात कर रहे हैं वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की। अब ये जो वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद है, पता होना चाहिए इसकी स्थापना 1942 में। पता होना चाहिए आपको इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? आप बताओगे हमारे पीएम साहब। पता होना चाहिए आपको कि इसके पहले महानिदेशक कौन थे? तो आप बताओगे ये थे शांति स्वरूप भटनागर। शांति स्वरूप भटनागर साहब इसके पहले महानिदेशक थे। आपको ये भी पता होना चाहिए
इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? आप बता दो, नई दिल्ली में। ठीक है? ये 4 बातें तो रटी ही होनी चाहिए किसी भी कीमत पे। हेडक्वार्टर, स्थापना, अध्यक्ष और पहले महानिदेशक कौन थे? अब वापस आ जाओ। तो हाँ, ई ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर चलो 7th में। 7वां क्या कह रहा है? 7th में कहा गया है कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है? याद रखना, इसमें 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। ठीक है? और आगे बढ़ो जरा। क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाओ। ये 8 क्या कह रहा है? एसएन बोस राष्ट्रीय बुनियादी विज्ञान केंद्र ये कहाँ पर है? आपको पता होना चाहिए, एसएन बोस राष्ट्रीय बुनियादी विज्ञान केंद्र ये आपको मिलेगा कोलकाता में। कोलकाता में यानी कलकत्ता में। ठीक है? और आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 9th में आ जाओ। 9th क्या कह रहा है? कहा गया है कि आईएफडब्ल्यू वेस्टर्न, नाम सुना होगा इसका आपने, इसके संबंध में सही विकल्प की पहचान कर लो। आईएफडब्ल्यू वेस्टर्न। ठीक है? अब ये बात मुझे बताइए कि ये जो आईएफडब्ल्यू वेस्टर्न है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1992 में हुई थी। इसके संबंध में देखो ये कौन सी स्टेटमेंट है? यह कानूनी रूप से स्वतंत्र गैर विश्वविद्यालयी शोध संस्थान है, बिल्कुल सही है। यह लाइबनिज एसोसिएशन का सदस्य है, ये भी सही है। आईएफडब्ल्यू के अनुसंधान कार्यक्रम कार्यात्मक सामग्रियों पर केंद्रित होते हैं, ये भी सही है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ सारे के सारे। अब आ जाओ 10th में। 10वां कह रहा है कि एक दिवस है 29 जून, ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है प्रशांत चंद्र महालनोबिस से। 29 जून को मनाते हैं हम राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। राष्ट्रीय सांख्यिकीय दिवस। ठीक है? और इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि मुझे बताओ विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाते हैं, दोनों में अंतर है, याद रखना। विश्व सांख्यिकीय दिवस अगर आपसे ये पूछ ले तो आप बताओगे 20 अक्टूबर को। ठीक है? 20 अक्टूबर। और अगर आपसे राष्ट्रीय वाला पूछे तो आप 29 जून को बताओगे। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब चलो जरा इसमें 2-4 बातें हम करंट की आपको बताते हैं। सर मैं आपको लिए चलता हूँ 2026 में। 2026 में जून चल रहा है। ठीक है? और जून की अगर हम बात करें तो 29 जून। 29 जून को हम क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। 29 जून निकल चुका है क्या? नहीं, अभी नहीं निकला है। 29 जून की अगर हम बात करें तो क्या मुझे बता सकते हो? 29 जून को मनाया जाएगा राष्ट्रीय सांख्यिकीय सांख्यिकीय दिवस। अब जरा गौर करना, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस तो मनाया जा रहा है। मुझे ये बात बताइए कि इस बार जो मनाया जाएगा 2026 वाला, ये कौन से नंबर का होगा? ये होगा 20th, 20वें नंबर का। ध्यान देना, आपसे पूछा जा सकता है, 20वें नंबर का होगा। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है? इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है? तो आप बताओगे 2007 से। ठीक है? अभी ये जो 2026 का मनाया जाएगा, इसकी हमें विषय बता दो, इसकी हमें थीम बता दो। ये विषय आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। इसका विषय है प्रशासनिक प्रशासनिक आंकड़ों की क्षमता, आंकड़ों की क्षमता का दोहन। प्रशासनिक आंकड़ों की क्षमता का दोहन, ये है इसकी थीम। भूलोगे नहीं। 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है, 20वां मनाया जा रहा है इस वर्ष 2026 में। शुरुआत हुई थी 2007 से। और अभी की जो थीम है, जो मनाया जाएगा 29 को, उसकी थीम है प्रशासनिक आंकड़ों की क्षमता का दोहन। अब वापस आ जाओ। 29 10 के बाद सीधे चलो 11 में। एक तरफ भारतीय वैज्ञानिक दिए हैं, दूसरी तरफ नोबेल पुरस्कार प्राप्ति वर्ष दिया है। सुब्रमण्यम साहब को, एस चंद्रशेखर साहब को नोबेल पुरस्कार 1980 में मिला था क्या? नहीं, गलत है। सीवी रमन साहब को 1930 में मिला था, ये सही है। हरगोविंद खुराना साहब को 1917 में मिला था, ये गलत है। तो केवल और केवल दो सही है। 12 क्या कह रहा है? कह रहा है कि सही विकल्प देख लो कौन से हैं। द वेदर वुमेन ऑफ इंडिया अन्ना मणि को कहा जाता है, बिल्कुल सही है। टेसी थॉमस को द मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ये भी सही है। भारत में श्वेत क्रांति के पिता नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है, ये गलत है। श्वेत क्रांति का नाम अगर आ गया है तो आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर नाम आएगा वर्गीस कुरियन का। वर्गीस कुरियन का, ध्यान देना। और ये वर्गीस कुरियन साहब हैं, इन्हें कहा जाता है भारत का दूध वाला। ठीक है? इस नाम से भी इन्हें जाना जाता है। ये केरल से थे, केरल से। तो तीसरा गलत होगा, एक और दो सही होगा। यहाँ पर केवल और केवल 12 का ए फॉर एप्पल। देखो क्वेश्चन नंबर 13।
13 में कह रहा है कि कौन सी पुस्तक है जो भूगोल पर पहली औपचारिक पुस्तक थी और इसे किसने लिखा है? ये थी कॉस्मोस और इसे लिखा है हम्बोल्ट साहब ने। ये ऑप्शन सही हो जाएगा 13 का, ठीक है? 14 की तरफ चलो जरा। 14 क्या कह रहा है? कह रहा है कि यहाँ पर मुझे बताओ कौन से वैज्ञानिक हैं जिन्होंने जो एक प्रख्यात भारतीय वनस्पति विज्ञानी थे, जिन्होंने मुख्य रूप से एंजियोस्पर्म के टेस्ट ट्यूब, ध्यान देना, इस शब्द को पकड़ना, मुख्य रूप से एंजियोस्पर्म के टेस्ट ट्यूब निषेचन के तकनीक के आविष्कार के रूप में इन्हें जाना जाता है। उसको याद रखोगे इस स्टेटमेंट को। ये कौन साहब हैं? ये है पंचानन माहेश्वरी। इन्हें बोलते हैं पी माहेश्वरी। कभी-कभी पी माहेश्वरी शब्द लिख के आता है, तो कन्फ्यूज़ तो नहीं होगे आप? ठीक? पी माहेश्वरी साहब के बारे में। एक है पी माहेश्वरी साहब और एक जनाब हैं जिनको कहते हैं कश्यप एस.आर. कश्यप, दोनों ही महत्वपूर्ण हैं आपके लिए। पी माहेश्वरी साहब, इनके बारे में कौन-सी बात आपको याद रखनी है? इन्हें कहा जाता है भारतीय भारतीय पादप भ्रूण विज्ञान का पिता। भ्रूण विज्ञान का पिता, भूलना नहीं बिल्कुल भी। और एस.आर. कश्यप के बारे में अगर आपसे पूछे तो आप बता देना, कह देना कि ये तो हैं भारतीय बायोलॉजी के पिता। तो भारतीय बायोलॉजी के पिता पूछे और भारतीय पादप भ्रूण विज्ञान का फादर पूछे, तो दोनों के नाम आप बता सकते हो। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलो जरा। 15 क्या कह रहा है? कह रहा है प्रौद्योगिकी विकास निधि योजना, पीडीएफ लिखा है। इसको कहते हैं टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड। इसे कहते हैं टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट डेवलपमेंट फंड कहा जाता है। कह रहा है कि ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है, अर्थात ये योजना है रक्षा मंत्रालय की। आप प्रौद्योगिकी देखकर डीएसटी की तरफ मत झुकाओ, अपना बना लेना, ठीक है? प्रौद्योगिकी विकास निधि योजना, ये योजना, हाँ, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, रक्षा मंत्रालय की है। और आगे बढ़ो जरा, क्वेश्चन नंबर 16 में आ जाओ। 16 कह रहा है कि राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य परिषद स्थापित करने की पहली बार ये कब और किसने शुरू करी थी? ध्यान से समझो, सवाल इंपॉर्टेंट है आपके लिए। राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य परिषद, इसको स्थापित करने की पहली बार ये कब शुरू करी गई और किसने शुरू करी? ये शुरू करी गई थी 1971 में सी सुब्रमण्यम साहब के नेतृत्व में। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ये चीजें बिल्कुल आप अपने दिमाग से बार-बार गुजारिए ताकि चीजें आपको अधिक समय तक याद रहें। अब आ जाओ 17 में। 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक, गौर करना, 5वीं पंचवर्षीय योजना है, इसके अंत तक 4 राज्यों ने अपनी राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषदों की स्थापना करी। निम्नलिखित में से कौन-सा राज्य इस श्रेणी में नहीं आता है? ये है कर्नाटक, केरल, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल इस श्रेणी में आते हैं, मध्य प्रदेश इसमें नहीं आता है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है? बात समझ पा रहे हो? फिर से देखो इसको। ये कौन-सी पंचवर्षीय योजना है? 5वीं। इस योजना के अंत तक कितने राज्य? 4 राज्यों ने क्या किया है? अपनी राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषदों की स्थापना करी है। कह रहे कौन सा राज्य इस श्रेणी में नहीं आता है? आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, ई ऑप्शन। और आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 18 में आओ। 18 क्या कह रहा है? कह रहा है मुझे बताइए, राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस, इसकी शुरुआत कब हुई? 1993 में इसकी शुरुआत करी गई। याद रखना, 1993 में। 2-3 बातें समझ लो। बात हो रही है एनसीएससी की, बात हो रही है राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस की। तो चूंकि राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस की बात हो रही है, तो मुझे बता दो सबसे पहले इसकी शुरुआत के बारे में। शुरुआत होती है 1993 में। किस विभाग के अंतर्गत ये है? तो आप बताओगे डीएसटी, डीएसटी यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसके अंतर्गत चूंकि बाल विज्ञान कांग्रेस है, कितनी उम्र सीमा है बच्चों की? उम्र सीमा बता दो, 10 से लेकर 17 साल, ठीक है? अब वापस आ जाओ। 18 के बाद मैं चलता हूँ 19 में। 19 को ध्यान से पढ़ो। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा सीड कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। इसे पहले किस नाम से जाना जाता था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखो।
साइंस एंड टेक मंत्रालय के तहत डिपार्टमेंट का नाम क्या है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा संचालित सीड कार्यक्रम। इसे पहले किस नाम से जाना जाता था? आप बताओगे विज्ञान और समाज प्रभाग। ये ऑप्शन सही होगा 19 का। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। आगे बढ़ें। आगे बढ़ने से पहले 2-3 बातें हम आपको पहले बताते हैं। देखो, डीएसटी, बार-बार नाम आ रहा है डीएसटी का। डीएसटी के बारे में 2-3 बातें समझ लो। इसे कहते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग आपसे सीधा सवाल पूछेगा, मुझे बताओ ये कब बना? इसकी स्थापना कब हुई? 1971 याद रखना, सवाल पूछा जाता है। फिर एक और है डीएसआईआर। डीएसआईआर क्या है? इसका भी पूरा नाम आपको पता होना चाहिए। इसको बोलते हैं वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान। औद्योगिक अनुसंधान विभाग। ठीक है? वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग कहते हैं इसको। अब सवाल ये है कि इसकी स्थापना आपसे पूछेगा तो आप बता देना 1985, 1985। इस डीएसआईआर का उद्देश्य क्या है? क्यों इसे बनाया गया था? क्या पता है आपको? इसे बनाया गया था ताकि स्वदेशी प्रौद्योगिकी का विकास किया जा सके और उसे बढ़ावा दिया जा सके। लिख लो, स्वदेशी प्रौद्योगिकी, स्वदेशी प्रौद्योगिकी के विकास के लिए और उसे बढ़ावा देने के लिए। ये था इसका उद्देश्य। आई होप यहाँ तक आप सारी बातें समझ गए होंगे। ठीक है? तो डीएसआईआर के बारे में भी याद रखो और डीएसटी के बारे में भी याद रखो, दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए। अब वापस आ जाओ, 19 का हो जाएगा ए ऑप्शन। 20 की तरफ चलें? देखो, 20 को ध्यान से पढ़ो। कह रहा है भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग को देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक नीतिगत सहायता तैयार करने और उसे लागू करने का दायित्व सौंपा गया। विभाग ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान पीआरसी की स्थापना की? पीआरसी कहते हैं पॉलिसी रिसर्च सेल को। इसको एक बार फिर समझो। सवाल सीधा आपसे पूछा जाएगा, मुझे बताओ ये जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस, इसने कौन सी पंचवर्षीय योजना के दरमियान पीआरसी की स्थापना की? पीआरसी क्या है? पॉलिसी रिसर्च सेल की स्थापना करी। तो आप बता दो, ये है 12वीं पंचवर्षीय योजना। बात समझ पा रहे हो? 12th 5 ईयर प्लान, 12वीं पंचवर्षीय योजना। आओ देखते हैं जरा कुछ बातें और समझते हैं। देखो, मैं बात कर रहा हूँ पीआरसी की। ठीक है? मैं बात कर रहा हूँ पीआरसी की। ये जो पीआरसी है इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे पॉलिसी रिसर्च सेल। अब जैसे ही मैंने कहा भैया पॉलिसी रिसर्च सेल, तो आपको पता होना चाहिए, अगर मैं कहूँ इसकी स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई है? 12th 5 ईयर प्लान में इसकी स्थापना हुई है। इसी के इर्द-गिर्द एक डिपार्टमेंट और है। इस डिपार्टमेंट का नाम है बायोटेक्नोलॉजी विभाग। बायोटेक्नोलॉजी विभाग, गौर करना। ये जो बायोटेक्नोलॉजी विभाग है, इसकी स्थापना आपसे पूछ सकता है, तो आप बताओगे 7th 5 ईयर प्लान में इसको स्थापित किया गया। पंचवर्षीय योजना याद रखना है, 7वीं पंचवर्षीय योजना में इसको एस्टैब्लिश किया गया। अगर आपसे पूछे, मुझे बताओ इसकी स्थापना कब होती है? तो आप बता देना 1986 में इसको स्थापित किया गया। अच्छा, ये तो बात हो गई विभाग की। इससे पहले एक वर्ष आता है, ये वर्ष है 1982। ये वर्ष क्यों महत्वपूर्ण है? कहते हैं कि 1982 में एक बोर्ड बना था। एक बोर्ड बना। ये बोर्ड कौन-सा है? इस बोर्ड को कहा जाता है राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी जैव प्रौद्योगिकी बोर्ड। आपसे पूछे कब बना है? तो बताओगे 1982 में। आपसे पूछे बायोटेक्नोलॉजी विभाग कब बना है? 1986 में। कौन से पंचवर्षीय योजना में? 7th 5 ईयर प्लान में। ठीक है? यहाँ तक बात समझ गए? अच्छा, 1982 में जो ये बोर्ड बना था, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था जो जैव प्रौद्योगिकी है उसमें स्वदेशी क्षमताओं का विकास करना। लिख लो। इस जब भी कोई कुछ बनाया जाएगा, एंटिटी, बॉडी, उसके पीछे उसका उद्देश्य होगा। इसका उद्देश्य क्या है?
उद्देश्य था जैव प्रौद्योगिकी जैव प्रौद्योगिकी में स्वदेशी क्षमता स्वदेशी क्षमता का विकास करना ये इसका उद्देश्य है। आई होप यहाँ तक सारी बातें आप समझ गए होंगे। अब वापस आ जाओ। इसको याद रखना, पीआरसी की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में होती है? 12वीं। और आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 21 में आ जाओ। 21 क्या कह रहा है? कह रहा है भारत में मध्यकाल में हुई विज्ञान और प्रगति की उन्नति के संबंध में ये विकल्प दिए हैं, देख लो अपने हिसाब से कौन सा सही है। पर ने शिक्षा पद्धति में गणित को एक विषय के रूप में पढ़ाने का आदेश दिया था, बिल्कुल सही है। प्राचीन गणित की पुस्तक है गणित सार संग्रह, इसके लेखक है महावीराचार्य, ये भी सही है। टीपू के काल में मैसूर में कागज बनाने का कारखाना लगाया गया था, ये भी सही है। सारे के सारे स्टेटमेंट्स सही हैं, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आ जाओ 22 में। 22 को ध्यान से पढ़ो, क्या कह रहा है? 22 में कहा गया है कि ऑपरेशन डबल बुल, इसका संबंध किससे है? ध्यान रखना, इसका संबंध है नक्सलवाद के विरुद्ध एक निर्णायक प्रहार से। चलो, साइंस एंड टेक का दैनिक जीवन में अनुप्रयोग देख लो। टेलीविजन का हम इस्तेमाल करते हैं, मुझे बताओ इसका आविष्कार किसने किया था? आपको पता होना चाहिए, लोगी बेयर्ड साहब ने। फिर चेचक का टीका आमतौर पर बहुत इस्तेमाल किया जाता है चेचक में, तो इसका टीका किसने विकसित किया था? आप बताओगे, एडवर्ड जेनर साहब ने। ये जो आप हाथों में मोबाइल लिए रहते हो, जिससे आप पढ़ाई कर रहे होंगे, जिससे आप रील्स देखते हो, है ना? तो इनसे सबसे इनका विकास किसने किया था? मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया? बता दो, मार्टिन कूपर साहब, याद रखो। और आगे बढ़ो ज़रा, क्वेश्चन अब 26 में आ जाओ। 26 नंबर। 26 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष अंतर विषयक साइबर भौतिक प्रणाली, गौर से समझना, कौन सा वर्ष है जिस वर्ष अंतर विषयक साइबर भौतिक प्रणाली में राष्ट्रीय मिशन की शुरुआत की गई थी? आंसर होगा 2018। 2018। और आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 27, 27 में कलिंगा पुरस्कार के बारे में सवाल है कि किस संस्थान के द्वारा ये दिए जाते हैं? ये दिए जाते हैं भारत सरकार, ये यूनेस्को के द्वारा दिए जाते हैं। हाँ, डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, ठीक है, यूनेस्को। अच्छा, अब चलो जरा कलिंगा के बारे में कई सारी बातें हैं, इनको एक-एक करके समझते हैं। मैं बात कर रहा हूँ कलिंग पुरस्कार की, कलिंग पुरस्कार की, जरा गौर करना। कलिंग पुरस्कार में मुझे ये बताइए देता कौन है? ये कौन देगा? आप बताओगे, यूएनईएसयू, यूनेस्को देता है। और यूनेस्को का पुराना भी है ये अवार्ड, ठीक है? यूनेस्को का ये एक पुराना अवार्ड है। और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? आपने कलिंग पुरस्कार प्राप्त किया तो आपने ऐसे ऐसा क्या कर दिया और कौन से क्षेत्र में आपने काम किया है? तो आपने काम किया होगा विज्ञान के क्षेत्र में। विज्ञान क्षेत्र में जो काम करता है उसके लिए दिया जाता है। क्या बता सकते हो इसकी स्थापना कब हुई थी? हाँ, 1951-52 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। पुरस्कार है तो कुछ पैसा मिलता होगा, कितना रुपया मिलता है? रुपया मत लिखो, यहाँ पर लिख लो राशि। कितनी राशि मिलती है? तो आप बताओगे 40,000 यूएसडी, 40,000 यूएस डॉलर इसमें दिया जाता है, ठीक है? और इसमें लगभग 1,000 पाउंड के साथ इसकी स्थापना करी गई थी। कलिंग फाउंडेशन ट्रस्ट के उस समय अध्यक्ष हुआ करते थे बीजू पटनायक। बीजू पटनायक। इन्हीं बीजू पटनायक के माध्यम से इसको स्थापित किया गया था 1,000 पाउंड की राशि से। ठीक? तो ये है कलिंग पुरस्कार। अब वापस आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है प्रौद्योगिकी विकास निधि, जिसे कहते हैं टीडीएफ, योजना के संबंध में कौन सा सही है? ये पूछ रहा है। तो पहला स्टेटमेंट है प्रौद्योगिकी विकास निधि योजना को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ के द्वारा भारतीय उद्योग विशेष रूप से एमएसएमई और स्टार्टअप के द्वारा रक्षा प्रौद्योगिकियों के स्वदेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए कार्यान्वित किया जाता है। बिल्कुल सही है पहला स्टेटमेंट। दूसरा कह रहा है टीडीएफ योजना के तहत वित्तीय सहायता केवल उन प्रौद्योगिकियों के लिए प्रदान की जाती है जिनमें संभावित रक्षा अनुप्रयोग हैं और जो त्रिसेवाओं और रक्षा उत्पादन एजेंसियों की आवश्यकताओं के अनुरूप हैं। ये भी सही है। कह रहा है कौन से कथन सही हैं? दोनों ही तो कथन सही हैं। अभी टीडीएफ के बारे में हमने आपको बताया भी था, तो ए सही हो जाएगा। एक और दो दोनों सही हैं और सही स्पष्टीकरण है। ठीक है, अब आ जाओ 29 में। 29 को ध्यान से देखो। 29 में कह रहा है कि मुझे बताओ 1958 की नीति का मुख्य फोकस क्या था?
इसका जो मुख्य फोकस था वो स्वदेशी तकनीक और आत्मनिर्भरता नहीं था। स्वदेशी तकनीक और आत्मनिर्भरता था ये 1983 का। 1958 का क्या था? इसका था ये शुरुआती है ना, तो जब शुरुआती नीति आएगी तो बुनियादी अवसंरचना की स्थापना करी जाएगी। अर्थात इसका उद्देश्य था वैज्ञानिक स्वभाव और बुनियादी अनुसंधान को मुख्य केंद्र पर रखा जाए। फिर 1983 का क्या है? अब 1983 में जब आती है तो स्वदेशी तकनीक और आत्मनिर्भरता पर बल दिया जाता है। 2003 में जब पॉलिसी आती है, इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था रिसर्च, अनुसंधान, विकास और ज्ञान अर्थव्यवस्था में निवेश करना, ये सही हो जाएगा। फिर 2013 की नीति का उद्देश्य क्या था? समावेशी नवाचार और वैश्विक प्रतिस्पर्धा। ठीक, इस प्रकार से अब आप मैच करा लेना। हम आगे बढ़ते हैं। बढ़ें? क्वेश्चन नंबर 30 में आ जाओ। तीस क्या कह रहा है? ध्यान से पढ़ो। कह रहा है भारत में वैज्ञानिक सोच की नींव रखने वाला, गौर करना, भारत में वैज्ञानिक सोच की नींव रखने वाला वैज्ञानिक नीति प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया गया? सोच किसने रखी? सबसे पहली नीति 1958 में। 30 का हो जाएगा बी ऑप्शन। यहाँ तक आई होप आप बात समझ पाए होंगे।